हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डील करेंगे कि किस हिसाब से हम गुजरात जुडिशरी या कोई भी स्टेट जुडिशरी एग्जाम के अंदर जजमेंट राइटिंग या ऑर्डर राइटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि गुजरात जुडिशरी का प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है और कुछ ही महीनों के बाद मेंस का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, मेंस के एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स का ऑर्डर राइटिंग आता है, जो एक क्वेश्चन आपको सिविल के पेपर में और एक क्वेश्चन आपको क्रिमिनल के पेपर में आता है। ठीक है, तो आज हम क्रिमिनल के पेपर के अंदर कैसे हम ऑर्डर राइटिंग करेंगे वो समझते हैं। जैसे कि 2017 का ये पेपर है, जिसके अंदर जनरली ऐसा दिया था क्वेश्चन कि आपको एक सिचुएशन दी है, उस पे आपको ऑर्डर ड्राफ्ट करना है कि आप वो पर्टिकुलर जो एक्यूज पर्सन है, आप उसकी बेल या तो ग्रांट करते हो या तो रिफ्यूज करते हो। जनरली ये क्वेश्चन एग्जामिनर इसलिए पूछता है जुडिशरी एस्पिरेंट से, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि जो इंसान जुडिशरी की एग्जाम दे रहा है उसका क्या माइंडसेट है, आप जज बनने के बाद किस तरह से ऑर्डर दोगे। वो सब सिनारियो चेक करने के लिए जो है ऐसे टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले फॉर्मेट समझ लेंगे कि कोई भी कंडीशंस हमको दी हैं या कोई भी फैक्ट्स हमको दिए हैं तो हम किस तरह से जो है ऑर्डर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हम इसका केस समझते हैं कि इसमें केस क्या था। सबसे पहले हमको जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें जो भी एसेंशियल चीज है उसको आपको हाईलाइट कर लेनी है। जैसे कि इसके अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, ठीक है, और क्रिमिनल केस नंबर है 302/2017। ठीक है, कौन कौन से सेक्शंस थे अंदर, 406, 470, 420, 467, सो एंड सो, ये सारे आईपीसी के ऑफेंस है, ये पनिशेबल था। ठीक है, अब जैसे कि ये जो एफआईआर है ये 2017 के अंदर रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है, 9/3/2017 के अंदर जो इसके अंदर एक्यूज्ड है उनका नाम है चिमन भाई वसावा एंड 5 अदर्स, यानी कि चिमन भाई वसावा के सिवा बाकी के 5 लोग हैं जो इसके अंदर एक्यूज्ड हैं। अब यही एक्यूज जब कोर्ट के अंदर बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं ना, तो उनको हम एप्लीकेंट ऑब्लिक एक्यूज बोलते हैं। ठीक है, वो एप्लीकेंट है। जनरली जो चिमन भाई वसावा है उनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे ना डेडियापाड़ा रूरल पुलिस स्टेशन के, उन्होंने उनको 7 मार्च 2017 को 11 AM को अरेस्ट करा। उसके बाद में लीडिंग मैजिस्ट्रेट जो थे डेडियापाड़ा के, उनके सामने 18/3/2017 को 10:30 AM में प्रोड्यूस करा। ठीक है, जब उनको प्रोड्यूस करा तब ये जो चिमन भाई वसावा थे उनने कंप्लेन करी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनने उनका इल ट्रीटमेंट किया है। ठीक है, साथ ही साथ में जो एडवोकेट थे चिमन भाई वसावा के, उन्होंने बेल एप्लीकेशन प्रोड्यूस करी। ठीक है, इसमें लीडिंग एडवोकेट जो थे चिमन भाई वसावा का, उनका नाम है लीडिंग एडवोकेट मिस्टर तमाकुवाला। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इसके अंदर ये फैक्ट्स रखे कि यहाँ पे कोई भी प्राइमरी केस नहीं बन रहा इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अरेस्ट का कोई भी ग्राउंड नहीं है, जिस वजह से जो है उनको रिलीफ मिल जाना चाहिए। और साथ में जो एपीपी है यानी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो स्टेट को प्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने इस एप्लीकेशन को स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करा है और ऐसा कहा है कि अभी जो है को एक्यूज पर्सन जो है एब्सकॉन्ड हो चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन बाकी है, मुद्दामाल आर्टिकल्स रिकवर करने बाकी हैं। इन सब सिचुएशन की वजह से उनकी जो बेल है वो रिजेक्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, और नेचर ऑफ द केस क्या है, पॉसिबिलिटी है कि वो एविडेंस टेम्पर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कि किस तरह से हमको जुडिशरी के अंदर क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, अब हम इसका आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपको सेक्शंस दिए हैं ना, ऑफेंस जो सेक्शन के अंदर वो पनिशेबल है, वो कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर फाइल होगा, जेएमएफसी के अंदर फाइल होगा। वो सेक्शन, वो जो ऑफेंस है वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, ये सेक्शन सबसे पहले आपको देखने पड़ेंगे। फिर जैसे कि अगर वो सेक्शंस सेशन कोर्ट से ट्राइबल होगा तो आप हेडिंग डालोगे इन द कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। ठीक है, और जो सो एंड सो एरिया होगा वो, उसके बाद में क्रिमिनल केस नंबर की हेडिंग आ जाएगी। फिर जो भी स्टेट का केस होगा, स्टेट ऑफ गुजरात जो प्रोसिक्यूशन है, और वर्सेस में आएगा चिमन भाई वसावा एंड अदर्स। जनरली इसके अंदर ऐसा होगा कि जो एक्यूज्ड है ना, उसकी जगह पे हम एप्लीकेंट लिखेंगे और एप्लीकेंट वर्सेस प्रोसिक्यूशन आएगा। ठीक है, रिस्पोंडेंट में फिर हम लिखेंगे पुलिस स्टेशन का नाम जो है डेडियापाड़ा, जिसमें चार्जेस लगाए हैं अंडर सेक्शन 316, 318, 336 ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, जैसे कि ये जो क्वेश्चन के अंदर जो सेक्शंस है ना वो आईपीसी के दिए हैं, बट हमने ऑर्डर राइटिंग जो है ना न्यू क्रिमिनल लॉज के अकॉर्डिंग किया है, इसलिए हमने जितने भी हमारे ओल्ड सेक्शंस थे ना उनकी जगह पे हमने नए सेक्शन लिए हैं, ताकि हम बीएनएसएस के न्यू सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है ऑर्डर राइटिंग कर सकें। ठीक है, तो इसके अंदर हम बेल एप्लीकेशन
480 ऑफ बीएनएसएस के अंदर फाइल करेंगे। फिर थर्ड चीज आती है हमारी सब्जेक्ट। उसके बाद में आता है हमारा अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी कि एक्यूज्ड यानी कि एप्लीकेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मिस्टर लीडिंग एडवोकेट तमाकू वाला, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है हमारे मिस्टर अफीन वाला। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अपीयरेंस। जजमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले कोर्ट का नाम, केस नंबर, पार्टीज का नेम, उसके बाद में पुलिस स्टेशन कौन सा है, चार्जेस कौन से लगे, देन सब्जेक्ट। अगर आपका बेलेबल ऑफेंस है तो आप लिखोगे बेल अंडर बेलेबल ऑफेंस, और नॉन बेलेबल है तो 480 के अकॉर्डिंग बेल होगी, जहां पे हमको नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल मिलती है। फिर अपीयरेंस के अंदर कौन से एडवोकेट जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका नाम, ये बेसिक चीज हो गई। उसके बाद में हमारा जजमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पहला पॉइंट हमको ये लिखना है कि जो प्रेजेंट बेल एप्लीकेशन है ना, वो एक्यूज्ड का एडवोकेट अंडर सेक्शन 480 ऑफ बीएनएसएस के अंदर फाइल कर रहा है विद द कनेक्शन ऑफ डेडियापाड़ा रूरल पुलिस स्टेशन, जो एफआईआर सीरियल नंबर 302/2017 के अंदर रजिस्टर्ड हुई थी, और ऑफेंस जो है 316/18/336 ऑफ बीएनएसएस के अंदर पनिशेबल है। यानी फर्स्ट पॉइंट में हमको खाली यही बताना है कि एफआईआर जो है, हम ये जो प्रेजेंट बेल एप्लीकेशन है वो एप्लीकेंट कर रहा है, ठीक है, और उसको पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन से अरेस्ट किया गया है, कौन सा एफआईआर नंबर है, सीरियल नंबर कौन सा है, केस नंबर कौन सा है, वो सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। सेकंड पॉइंट के अंदर आपका जो भी केस का क्वेश्चन है ना, उसमें जो भी फैक्ट्स दिए हैं उसको आपको शॉर्ट में बताना है। जैसे कि ब्रीफ फैक्ट्स, कि एप्लीकेंट जो है अपनी एप्लीकेशन के अंदर फैक्ट्स को ब्रीफ में बता रहा है, जो ऐसा बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेंट स्टेटमेंट, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उसको अरेस्ट करा था 17/3/2017 को, प्रोड्यूस करा था मैजिस्ट्रेट के सामने 18/3/2017 को, और जो है उनने एप्लीकेशन भी करी है अगेंस्ट द इल ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर बाद में हम बात करते हैं कि बेल एप्लीकेशन जो है कॉरस्पॉन्डिंग जुरिस्डिक्शन के अंदर ही फाइल हुई है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट के अंदर सबसे पहले हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आर्ग्यूमेंट्स बताएंगे। उसके बाद में हम जो हमारे लीडिंग एडवोकेट है जो एक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उनके आर्ग्यूमेंट्स बताएंगे। उसके बाद में हम वो ग्राउंड्स बताएंगे कि वो जो लीडिंग एडवोकेट है वो कौन कौन से ग्राउंड्स पे जो है बेल एप्लीकेशन मांग रहा है, बेल मांग रहा है कोर्ट से। ठीक है, फिर आता है हमारा जज का जजमेंट, जो वो बेल के जो ग्राउंड्स है ना उनको वो रिजेक्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो चीज वो उसमें बताते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट के अंदर ऐसा है कि एपीपी जो है हमारे, उन्होंने आर्ग्यूमेंट ये करा है कि अभी को एक्यूज जो एब्सकॉन्डेड है, इन्वेस्टिगेशन बाकी है, मुद्दामाल आर्टिकल अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, ये सारे सो एंड सो ग्राउंड्स पे जो है, और एविडेंस टेम्पर हो सकते हैं, ये सारी चीजों पे जो है एक्यूज को बेल नहीं मिलनी चाहिए। फिर हमारे जो लीडिंग एडवोकेट हैं, एडवोकेट तमाकू वाला, वो अपने क्या आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं स्टेट के सामने। वो सबसे पहले ऐसा कहते हैं कि हम जो है एक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके सिवा इसके अंदर आप ऐसे ग्राउंड्स डाल सकते हो, जिसमें पहला ग्राउंड ये होगा कि आपका जो केस है उसका नेचर क्या है। अगर नेचर ऑफ द ऑफेंस, पहला ग्राउंड हो सकता है कि अगर जो ऑफेंस जो है वो पेटी ऑफेंस है या सीरियस ऑफेंस नहीं है, तो उस टाइम पे जो इजीली उसको बेल मिल सकती है, तो ये पहला ग्राउंड हो गया। दूसरा ग्राउंड है कि रिस्क ऑफ फ्लाई फ्रॉम जस्टिस, यानी कि अगर एक्यूज पर्सन के पास वीजा है, पासपोर्ट है, तो चांसेस है कि वो फॉरेन कंट्री में जा सकता है। बट हम अपने बेल एप्लीकेशन के अंदर ऐसा ग्राउंड रख सकते हैं कि पर्टिकुलर एक्यूज के पास जो है पासपोर्ट नहीं है, जिस वजह से वो फ्लाई फ्रॉम जस्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है रिस्क फॉर टेम्परिंग एविडेंसेस। अगर जो हमारा एक्यूज पर्सन है वो कंप्लेनेंट से बहुत दूर रिसाइड कर रहा है या उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो कोई चांसेस ही नहीं कि एविडेंस टेम्पर हो सके। फोर्थ ग्राउंड है कि उसका कोई भी प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिफ्थ ग्राउंड है अगर जो भी हमारा एक्यूज पर्सन है उसकी हेल्थ, एज या वनरेबल सेक्शन में वो आ रहा है, इस ग्राउंड पे भी उनको बेल पे रिमूव किया जाता है। सिक्स्थ है हैबिचुअल ऑफेंडर। इसके अंदर हम ये ग्राउंड डाल सकते हैं कि जो हमारा एक्यूज्ड है वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, जिस वजह से वो बेल के लिए एंटाइटल है। यानी कि फोर्थ पॉइंट के अंदर आपको ग्राउंड्स मेंशन करने कि कौन कौन से ग्राउंड पे आप एक्यूज्ड की बेल मांग रहे हो, जिसमें पहला ग्राउंड है नेचर ऑफ द ऑफेंस, दूसरा ग्राउंड है रिस्क फ्रॉम फ्लाई फ्रॉम जस्टिस, थर्ड ग्राउंड है रिस्क ऑफ टेम्परिंग एविडेंस, फोर्थ है प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड, फिफ्थ है हेल्थ, एज एंड वनरेबिलिटी ऑफ द एक्यूज्ड, एंड सिक्स्थ ग्राउंड इज हैबिचुअल ऑफेंडर। ये 6 ग्राउंड आपको पॉइंट नंबर 4 के अंदर मेंशन करना है। ठीक है, ये ग्राउंड मेंशन करने के बाद फिफ्थ लाइन आपको ये लिखनी है कि जो भी ऊपर के फैक्ट्स एंड सर्कमटेंसेस हैं, इसको देखते हुए ये जो प्रेजेंट बेल एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको जो है उसका कॉग्निजेंस लिया गया है और उसको
इसके अंदर आपको आपका फाइनल जजमेंट देना है कि आप वो बेल एप्लीकेशन जो है एज अ जज आप उसको डिनाई कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो। एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप उसको पार्टली एक्सेप्ट भी कर सकते हो, ठीक है। पार्टली एक्सेप्ट करने में क्या होता है कि जजेस जो है विद सम कंडीशन बेल को ग्रांट करते हैं। जैसे कि इस केस के अंदर आप देख सकते हो कि जो जजेस हैं उनने क्या करा है कि जो प्रेजेंट बेल एप्लीकेशन है उसको पार्टली अलाउ किया है, ठीक है, पार्टली अलाउ। और फिर हम लिखते हैं हमारा फाइनल ऑर्डर जिसमें आता है कि प्रेजेंट बेल एप्लीकेशन इज पार्टली अलाउडेड। अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो आपको लिखना है द प्रेजेंट बेल एप्लीकेशन इज हियर बाय रिजेक्टेड, ओके। फिर बाद में इसमें हमको ब्रीफ फैक्ट्स लिख देना है हमारे ऑर्डर के अंदर कि क्या क्या चीजें हुई हैं। फिर विथ हम कंडीशन उसको रिलीज करें, क्योंकि हमने पार्टली रिलीज करा है ना, तो इसमें पहली कंडीशन है कि एप्लीकेंट जो है कोई भी प्रॉमिस थ्रेट इंड्यूसमेंट नहीं करेगा कंप्लेनेंट को, और जो एप्लीकेंट है वो लीव नहीं करेगा लोकल लिमिट विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। थर्ड पॉइंट, एप्लीकेंट शैल फर्निश द सिक्योरिटी, यानी कि अगर कोर्ट उनको अलाउ कर रहा है बेल बॉन्ड पे रिलीज करने के लिए तो आपको सिक्योरिटी भी प्रेजेंट करनी पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट है एप्लीकेंट सबमिट ओरिजिनल पासपोर्ट, अगर उनके पास पासपोर्ट है तो आपको ओरिजिनल पासपोर्ट कोर्ट के अंदर सबमिट करना पड़ेगा, ओके। ये सारे जो है जजेस को अपने ऑर्डर, आप जब ऑर्डर राइटिंग करते हो ना तो ये सारी कंडीशंस आपको उसके अंदर मेंशन करनी है कि अगर आप किसी भी एक्यूज को बेल पे छोड़ रहे हो तो आप कौन सी कंडीशन पे उसको रिलीज कर रहे हो। इससे एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि अच्छा आपने रियल में जजमेंट्स पढ़े हैं और आपको पता है कि अगर हम किसी भी एक्यूज को विदाउट किसी कंडीशन छोड़ देते हैं ना तो चांसेस है कि वो वहां से चला जाएगा और वो कोर्ट के सामने अपीयर ना हो, जिस वजह से हम विद सम कंडीशन जो है उसको रिलीज करते हैं। थर्ड पॉइंट में आएगा कि जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसको भी इन्फॉर्म किया जा रहा है कि पर्टिकुलर पर्सन को हमने रिलीज कर दिया है। फोर्थ पॉइंट में जो यादी है वो सेंट्रल जेल के अंदर हम सेंड करते हैं। देन लास्ट आता है कि साइन एंड प्रनाउंस इन दी ओपन कोर्ट, यहाँ पे हमको लिखना होगा कि किस तारीख को जो है जजमेंट साइन हुआ है और प्रनाउंस हुआ है। लास्ट में आता है डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर ऑफ द जज, ठीक है। तो ये है पूरा फॉर्मेट जजमेंट राइटिंग का। जैसे कि सबसे पहले आपको मेन लिखना है कोर्ट का नाम, उसके बाद में क्रिमिनल केस नंबर, फिर पार्टीज के नेम आते हैं, देन सब्जेक्ट के अंदर बेल एप्लीकेशन, आप कौन से सेक्शन के अंदर बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, आपका बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर आपका बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, तो उसका सेक्शन अलग है। नॉन बेलेबल के अंदर सेक्शन 480 है। फिर अपीयरेंस के अंदर आपको एडवोकेट मेंशन करने कि कौन सा एडवोकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जजमेंट लिखने से पहले, जजमेंट जनरली ऐसा होता है कि आप ब्रीफ फैक्ट्स उसमें लिखोगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि आप प्रेजेंट बेल एप्लीकेशन किसके फेवर में प्रेजेंट कर रहे हो। सेकंड पॉइंट में आप ब्रीफ फैक्ट्स लिख दोगे। थर्ड पॉइंट के अंदर हम सबसे पहले एपीपी के आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद में हम लीडिंग एडवोकेट ऑफ एक्यूज के आर्ग्यूमेंट लिखेंगे विद सम ग्राउंड्स, जो 4 ग्राउंड मैंने मेंशन करे आपके सामने वो। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट के अंदर हम ये लिखेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है उसका हमने कॉग्निजेंस लिया है ये पर्टिकुलर चीज के ऊपर और हम उसको पार्टली अलाउ कर रहे हैं, या तो हम फुल्ली अलाउ कर रहे हैं या तो हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 में से कोई भी एक चीज। फिर हमारा ऑर्डर स्टार्ट होता है, जो हमको लिखना है कि प्रेजेंट बेल एप्लीकेशन ये हमारा फाइनल ऑर्डर है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो। फिर हमको ऐसा लिखना है कि जो हम चिमन भाई वसावा यानी कि जो भी एक्यूज एप्लीकेंट है हम उनको अलाउ कर रहे हैं तो कौन सी कंडीशंस में अलाउ कर रहे हैं वो कंडीशंस मेंशन कर देनी। अगर आप कंडीशंस नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो उसमें कंडीशंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये लिखना जरूरी है कि वो जो पुलिस स्टेशन है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा अगर हम एक्यूज को रिलीज करेंगे तो, और जो यादी है वो सेंट्रल जेल में भेजी जाएगी। आई होप आपको ये जजमेंट राइटिंग समझ में आया होगा। अगर आपको फैक्ट्स केसेस के नहीं समझ में आ रहे हैं एग्जाम के अंदर और खाली आप ये फॉर्मेट भी लिख देते हो ना तो भी आपको मिनिमम 3 to 4 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। बस खाली आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये फॉर्मेट एक बार प्रॉपर फॉलो कर देना। और क्वेश्चन के अंदर जब भी क्वेश्चन मिलता है तो हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा क्वेश्चन रीड कर सके, जिस वजह से ये जो चीजें मैंने हाईलाइट करी है ना ये मेन चीजें ही खाली आपको पढ़नी है एग्जाम के टाइम पे, कि हमारा एफआईआर कौन से पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुआ है, केस नंबर क्या है, हमारे जो ऑफेंस हुआ है वो बेलेबल है नॉन बेलेबल है। हम आगे की वीडियो में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेल रिगार्डिंग जो भी ऑर्डर राइटिंग है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का मेन पर्पस खाली इतना ही था कि आपको ऑर्डर राइटिंग की बेसिक चीजें पता चल जाए और फॉर्मेट पता चल जाए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।